हेलो एवरीवन। कैसे हो बच्चे बच्चे। कल जो हमने एक कविता पढ़ी थी, खिलौने वाले, इस कविता के आज हम इस वीडियो में प्रश्न और उत्तर यानी सवाल जवाब देखने वाले हैं। इससे पहले इस कविता में आए हुए कुछ शब्द है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए, वो आप पढ़े। तो पहला शब्द मैंने लिखा है विचार करना यानी सोचना, टू थिंक। मनचाही, मनपसंद, फेवराइट्स, मचल मचल कर, खुश होकर, जॉयफुली, सैर करना, घूमना, टू रोम, पुकारना, बुलाना, टू कॉल। ये थे हमारे कविता में आए हुए कुछ शब्द। तो इसके अर्थ भी यहाँ पे है, तो आप इसे पढ़िएगा। बाद में हम यहाँ पे हमारे जो किताब है, तो उस किताब के कविता समाप्त होते ही उसके क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं। तो एक एक करके हम इस सभी क्वेश्चनों के आंसर पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसके लिखना है। जो पहला भाग आता है इसमें वो है कविता और तुम। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं और उस प्रश्न के नीचे फिर क और ख, ऐसा इस तरीके के 2 प्रकार करके प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से। पहला प्रश्न है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिले। हर एक बच्चा जाता है। तो किस कौन सा ऐसा प्रसंग है कि जिस बात पे आप लिखना है। तुम्हें किस बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। रूठने के बहुत मौके मिलते हैं। जब मम्मी मुझे सुबह थोड़ी ज्यादा देर नहीं सोने देती, जब मुझे थोड़ी अधिक देर खेलने नहीं देते, मुझे मेरी पसंद की चीज नहीं देते और जब मुझे डांट पड़ती है। कई बार मेरे भाई बहन या दोस्त बिना पूछे मेरी चीजें ले देते हैं, तब भी मैं उनसे रूठ जाती हूँ। एक बात और मजेदार है, जब मेरे दोस्त खेलते हुए मेरी बात नहीं मानती, तब भी मैं उनसे रूठ जाती हूँ। यानी हर एक का अलग स्वभाव। किसी किसी को जल्द ही रुठने की आदत होती है। मतलब कोई भी चीज थोड़ी सी भी पसंद नहीं आती है तो वो जल्दी से जल्दी रूठ जाते हैं। देखो यहाँ भी लिखा है कि जब कोई बिना पूछे मेरी चीज ले जाता है, या थोड़ी ज्यादा देर सोना होता है और जल्दी उठाया जाता है, तब भी रूठ, मतलब किसी भी बात पे, एक्चुअली किसी भी बात पे रूठना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को ये आदत होती है कि किसी न किसी पे तो वो जरूर रूठेंगे। तो ये आप इसका जो आंसर है, इसका जो उत्तर है, वो आप किस तरह से लिख सकते हैं और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं। मतलब आपको सच में किसी बात से किसी बात पे आप रूठते हो, वो बात आप लिख सकते हो। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मानते हैं या मनाते हैं। तो इसमें मतलब यहाँ मनाते हैं ऐसा शब्द होना चाहिए, मनाते हैं। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। माँ तो मनाती ही है। अपना बच्चा रोता है तो सबसे पहले माँ ही आते हैं उसे मनाने के लिए, कि मेरा बच्चा क्यों रोता है, क्या हुआ, मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन तुम रोना छोड़ दो, ऐसा करके वो आपको मनाती है। तो उसके अलावा आपके घर पे कौन है जो आपका सबसे बड़ा प्यार करता है, लाड करता है, आपका कहना मानता है, तो वो आपको क्या करेगा, मनाने के लिए आ जाएगा। तो वो आपको लिखना है। घर पर मेरी माँ के अलावा मुझे दादाजी, दादी जी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी, ताया जी, ताई जी और भाई बहन मना लेते हैं। आप में कोई रिश्तेदार हो तो वो आप लिख सकते हो कि आपको कौन मनाता है, बड़ी दीदी हो, भैया हो, कौन है, तो वो लिख सकते हो। प्रश्न दूसरा है,
हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं कि जो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाते हैं। तो वो कौन कौन से त्योहार हैं वो हमें लिखने हैं। तो देखो उसका उत्तर ये है कि पहला है दशहरा। ये त्योहार भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्योहार है। तो ये बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रमुख त्योहार है। कौन सा? दशहरा। तो इसके बारे में आपको पता ही है कि इस दिन मतलब भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया। तो इसी तरह से ये बुराई से अच्छाई की जीत होती है। मतलब सॉरी, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इसी प्रकार से ये त्योहार मनाया जाता है। दूसरा है होली। राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा था। लोगों से भगवान की तरह अपनी पूजा करवाने लगा था। इस राजा का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। उसने अपने पिता का कहना नहीं माना। बेटे से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय किया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। जब उसने ऐसा किया तो प्रहलाद लगातार भगवान विष्णु जी का नाम लेता रहा और वह बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। होलिका की हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसलिए भारत के कुछ राज्यों में होली में बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है और होलिका का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। तो होली आपको पता है किस प्रकार से मनाई जाती, क्यों मनाई जाती है? इसका उत्तर यहाँ पे है। तो इसी प्रकार से त्योहार यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये सारे आपको क्या करना है? याद करना है। तीसरा प्रश्न है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? मतलब भगवान श्री रामचंद्र की आपको कौन सी बातें अच्छी लगी है वो आपको लिखना है। श्री रामचंद्र आज्ञाकारी थे। वे अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए थे। अपने भाई भरत के राजा बनने से वो विचलित नहीं हुए, सहनशील बने रहे। उनकी दयालुता का पता इस बात से चलता है कि उन्होंने शबरी के झूठे बैर भी खा लिए थे। वह एक सत्य प्रिय राजा भी थे। मुझे उनकी यह बात सभी बहुत अच्छी लगी। तो वो एक आदर्श राजा थे, भाई थे, पिता थे, पति थे। मतलब वो हर बात से, हर एक बात वो उनकी आदर्श है हमारे लिए। तो हम उनके बारे में जो अच्छे गुण हैं, जो कुछ बातें हैं, आदर्श है, वो हम लिख सकते हैं। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छाटो। पहला जो है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो इस कविता में हमने ये लाइन जो आई है, पंक्ति आई है, वो कहाँ पे है? वहाँ पे लिखनी है। तो देखो इसका उत्तर क्या है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। खिलौना वाला साड़ी नहीं बेचता है, यह पंक्ति इन पंक्तियों से हमें मिलती है। आगे का क्वेश्चन है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहे। किस बात से पता चलता है? छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वर आ पुकार। जब वो खिलौने वाला जोर जोर से बोल रहा है, पुकार रहा है, तभी हमें इस बात से पता चलता है। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम भी मन में करो विचार। इस बात से हमें पता चलता है कि वो जो बच्चा है ये अपने माँ से कह रहा है कि
तुम क्या सोच रही होगी कि मैं कौन सा खिलौना लेने वाला हूँ। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन में गोद में बिठाएगा। किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। ये कविता के आखिर में है। तो इस पंक्तियों से हमें पता चलता है कि वो माँ के बिना नहीं रह सकता। वो वन तो जरूर जाना चाहता है, लेकिन वो अभी छोटा होने के कारण अपनी माँ से बिछड़ कर नहीं रह सकता। और उसका कहना है कि जब मैं वन चला जाऊंगा तो मैं किससे रूठूंगा, कौन मुझे मनाएगा, मुझे प्यार कौन करेगा, अपने गोद में कौन बिठाएगा। ये सारी बातें मतलब चिंता उसको सताती है। तो इन पंक्तियों से हमें वो बात पता चलती है। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते हुए जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं। उनका अभिनय करके दिखाओ, वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। तो आपको क्या करना है, आपको आपके गली में, आपके कॉलोनी में जो फेरी वाले आते हैं वो किस तरह से बात करते हैं, तो वो आपको ध्यान से सुननी है। और कौन कौन से फेरी वाले आते हैं वो लिखना है आपको। कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और वो किस तरह से बोलते हैं उसका अभिनय करना है। यानी स्कूल में क्लास में क्या करना है, कक्षा में अपनी ये इसका अभिनय करके दिखाना है कि किस तरह से वे लोग बोलते हैं, चलते हैं, कैसी चीज़ें वो मतलब चीज़ें लेकर घूमते हैं और किस तरह के उनका बर्ताव होता है, वो कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा कैसी होती है, या फिर अलग तरीका और कौन कौन सा आपने अलग तरीके की बोली भाषा सुनी है वो भी आपको बतानी है। तो ज़्यादातर हम लोग जो फेरी वाले देखते हैं, सब्जी वाला हो, फल वाला, कपड़े वाला या कबाड़ी वाला, वो किस तरह से बोलते हैं इसका उत्तर यहाँ पे है। फेरी वालों को, हाँ मैंने फेरी वालों को आवाज लगाते सुना है। अलग अलग सामान बेचने वाले अलग अलग तरह से आवाज लगाते हैं। एकदम से पहचान हो जाती है कि कौन आया होगा। और हर रोज के ये जो फेरी वाले आते हैं तो सुन सुनकर पता चलता है कि कौन सा फेरी वाला आया है और हमें क्या लेना है और या क्या खरीदना है और क्या देना है, इस बात से पता चलता है। और फिर ये फेरी वालों की आवाज सुनकर ही लोग दौड़कर भाग आते हैं और फिर उनका जो काम होता है वो करते हैं। तो सब्जी वाला आएगा तो बोलेगा, सब्जी वाला लाल गाजर सफेद मूली बिल्कुल ताजी, आओ सब ले लो जी। मतलब सब्जी वाला आएगा तो अपनी जो सब्जी है वो बेचने के लिए वो कहेगा कि बहुत ताजी ताजी सब्जी है, ले लो भैया ले लो, अच्छी सब्जी है, लाल गाजर है, सफेद मूली है, और कौन सी तरकारी होगी, सब्जी होगी, तो वो बताएगा और बोलेगा उसके बारे में कि बहुत अच्छी है, हरी हरी है, ताजी ताजी है, ले लो फिर नहीं मिलेगी। इस तरीके से वो जोर से आवाज लगेगा। फल वाला, फल वाला आया है, ताजे ताजे फल लाया है, लाल लाल है सेब मेरे, मीठे हैं अनार, सब मिलकर खाओ कभी न होंगे बीमार। वो जाते जाते हमें सलाह भी देते हैं कि सब मिलकर खाओ कभी न होंगे बीमार, बीमार नहीं पड़ोगे रोज सेब खाने से, इसीलिए ये सेब ले लो। और मेरे सेब अच्छे सबसे, जब बाकी के फेरी वालों से या दुकानदारों से मेरे सेब बहुत अलग है, तो लाल लाल है, बड़े बड़े हैं और मीठे हैं अनार। मतलब इस तरह के वो अपना जो फल है वो बेचने के लिए अलग अलग तरीके लगाते हैं। कभी कभी गाना भी गाते हैं, कुछ गानों में ऐसे पंक्ति बोलते हैं, मतलब उनका तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कपड़े वाला कैसा बोलेगा, शाले सूट ले लो, सस्ते बढ़िया और टिकाऊ ले लो। यानी मेरे पास कपड़े, कपड़े वाला है जो बोलेगा वो मेरे पास जो कपड़े है वो कैसे है, सस्ते हैं और अच्छे भी है और टिकाऊ है, बढ़िया है। सस्ते हैं लेकिन टिकाऊ भी है, ऐसा नहीं कि सस्ते की टिकाऊ नहीं है, ये टिकाऊ भी है, तो ले लो भैया ले लो, कपड़े ले लो, अच्छे हैं, अच्छे रंग है, मतलब बहुत सारी कुछ चीजें उसे वहाँ पे मिलाकर वो बोलेगा। गलीचा वाला, नम गम गलीचे कश्मीरी ले लो, एक बार ले लोगे हर बार लोगे गलीचे, ऐसा आवाज लगाकर वो फेरी वाला चलता है। मुरम्मत वाला, कुकर स्टोव गैस इस्त्री चूल्हे ठीक करा लो, बोलता है ना ऐसे। वो जाता है ऐसे दोपहर में कभी बोल के, आपने अगर सुना है तो ठीक से वो बोलता है कि ये सब मतलब ठीक करा करा लो, फिर कभी नहीं आऊँगा, एक बार आप आता हूँ हफ्ते में, ऐसा कुछ बोलता है वो। कबाड़ी वाला, ये तो सबके मतलब पहचान वाला ही है। रद्दी अखबार कापियाँ किताबें ये सब वो लोग लेते हैं, जो हमारी
ऐसा मतलब हमने जो पिछले साल की जो कुछ रद्दी होती है, अखबार होते हैं, कापियाँ, किताबें बहुत सारी पड़ी होती है, और कुछ न कुछ डिब्बे वगैरह भी होते हैं जो कि हम उपयोगी नहीं है हमारे लिए अभी, तो हम वो कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो वो भी मतलब कभी कभी घर में आ जाता है या गली में घूमता है फिरता है और फिर आवाज़ें लगाता है जोर जोर से कि कबाड़ी वाले आया, कबाड़ी वाला, ऐसा करके रद्दी है तो दे दो, ऐसा करके वो बोलता है। तो ये सारे हैं जो मतलब फल वाला, सब्जी वाला, कपड़े वाला, ये सब जो है वो क्या करते हैं, अपने माल अपना जो उनके पास जो कुछ भी चीज़ें हैं वो बेचने के लिए इस प्रकार की आवाज़ें लगाते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई आपको जो फेरी वाला हो या कोई और प्रकार का बोलने वाला हो तो आप उसे लिख सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, उसका अभिनय भी करके दिखाना है। मतलब अलग अलग ढंग से आवाज लगाते हैं वो लोग, कैसे किस तरह से आवाज लगाते हैं उसका नाटक करना है ना, अभिनय करना है। और फिर ये लिखना भी है। और खेल खिलौने, उसका एक अगला क्वेश्चन है खेल खिलौने। तो इसमें क्या कहा है कि इस से प्रश्न पूछा गया है, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी, क्यों? यहाँ पे बहुत सारे खिलौने दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा आप पसंद करोगे? तो आपको एक ही आंसर लिखना है जो आपको पसंद हो वो। लेकिन मैंने यहाँ दो चार और ऑप्शन भी दी है, तो वहाँ पे मैंने उसका आंसर भी लिखा है। तो आप वहाँ से उसमें से लिख सकते हो, या आपको जो अच्छा लगे, मतलब जो वहाँ पे दी क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन से, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और। तो मैंने एक दो चीजें नहीं लिखी है, गुड़िया नहीं लिखी है और बल्ला ये नहीं लिखा है। तो आप चाहे तो लिख सकते हो। गुड़िया तो मतलब लड़कियां हो तो जरूर लिखेंगी कि मुझे गुड़ियों के साथ खेलना अच्छा लगता है, और लड़के हो के तो लिखेंगे बल्ला, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं जो क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, और बल्ला मुझे अच्छा लगता है। और क्यों पसंद करने वाला है वो भी लिखना है आपको। तो साथ में उदाहरण देकर ये मैंने इतने सारे खेल खिलौने जो है वो मैंने लिखे हैं। तो आप गुड़िया खिलौना आपको सोचो पसंद है तो क्यों पसंद है वो लिखो, या बल्ला पसंद है तो क्यों पसंद है वो लिखना है आपको। तो पहले वाला देखेंगे गेंद। इन खिलौनों में से मैं गेंद लेना पसंद करूंगी क्योंकि गेंद से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ी होकर क्रिकेट खेलूंगी। तो किसी किसी को क्रिकेट खेलना है तो गेंद शायद जाहिर है कि उसे गेंद ही अच्छी लगेगी। तो बड़े उसे क्रिकेटर बनना है तो लिखेंगे कि मुझे गेंद पसंद है। आगे है खिलौना रेलगाड़ी। इन खिलौनों में से मैं रेलगाड़ी लेना पसंद करूंगा। मुझे रेलगाड़ी पसंद है। यहाँ पहाड़ों में यह चुक चुक चलती है। बर्तन सेट। मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। इन खिलौनों में से मैं तो बर्तन सेट ही लूंगा और उनमें स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। तो जो खिलौने लेकर आए हैं वो आप इसमें से आपको कौन सा जो भी पसंद है वो आप लिख सकते हो। और आपके जानकारी के लिए ये सारी चीजें अगर लिख ली तो भी चलेगा। हवाई जहाज। इन खिलौनों में से हवाई जहाज लेना पसंद करूंगा। मुझे उड़ना पसंद है। एक दिन मैं पायलट बनूंगा। फिरकी। फिरकी चलाने का तो अपना ही मजा है, खूब गोल गोल घूमती है। इन खिलौनों में से मैं तो फिरकी ही लूंगा। दूसरा है धनुष बाण। धनुष बाण से हम निशाना लगा सकते हैं, किसके साथ में भी अकेले भी खेल सकती हूँ, इसलिए इन खिलौनों में से मैं तो धनुष्य बाण ही लूंगी। तो इस तरीके से ये खेल खिलौने वाला प्रश्न है। तो आपको कौन सा खिलौना पसंद है वो लिखना है, और क्यों पसंद है, उससे इतना क्यों लगाव है वो आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? तो आप कौन कौन से खेल खेलते हो वो लिखना है। आप हमेशा तो खेलते रहते हो तो आपको सब खेल पता है। तो लिखने हैं उत्तर इसका ऐसे लिखेंगे हम। मैं अपने साथियों के साथ पिट्टू चिप्पी, क्रिकेट, चेस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कैरम, सांप सीढ़ी, लूडो और बैडमिंटन आदि खेल खेलती हूँ। या इसके अलावा और भी कुछ खेल आप खेलती हो या आपको पता हो वो आप लिख सकते हो। प्रश्न दूसरा, खिलौने वाला शब्द में संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में
रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। तो क्रिया आपको पता है, क्रिया कौन सी है? खाना, बैठना, उठना, सोना, जागना, चलना, बोलना आदि सारी क्रियाएं हैं। ये आपको क्रियाएं पता है। तो इसमें से क्रिया कौन सी है, क्रियाएं कौन सी है वो पहचानना है। और संज्ञा यानी नाम। पान वाले की दुकान आज बंद है। सबसे पहले हम सब प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद में उत्तर लिखेंगे। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो पहले देखते हैं कि संज्ञा क्या है इसमें, इसका वाक्यों की या प्रश्न का उत्तर। पान, पहला जो हमने देखा, पहला वाक्य कौन सा था कि पान वाले की दुकान आज बंद है। तो इसका उत्तर क्या लिखा है? संज्ञा है पान, दुकान, दिल्ली, मौसी, बस, कंडक्टर, महमूद, ये सब नाम है यानी संज्ञा है। नंदू, गुड़िया, दाढ़ी, आदमी, सामान, कमरा, रात, गाड़ी, जम्मू, ये सब क्या है? संज्ञा है। और क्रिया आएगा, बोलने, रख, जाऊंगी, आएगा। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। आएगा आना, जाऊंगी जाना, रखना। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं है। तुम्हारी रामलीला। अब इसके अंतर्गत एक प्रश्न है, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। तो किसी ने देखी होगी भी या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ मतलब जब राम नवमी होती है रहती है तब हम लोग सिर्फ भजन कीर्तन या आदि इस प्रकार का जो रहता है सब भगवान के बारे में वो हम करते। ज़्यादा से ज़्यादा हम मंदिर जाते हैं और फिर दर्शन करके आते हैं। लेकिन किस किस शहरों में, कुछ कुछ शहरों में ऐसे बड़ी पैमाने पर ये जो रामलीला है ये देखी जाती है। तो उनको वो अच्छी तरीके से पता रहती है कि किस तरह से करना है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसके से पॉइंट देखेंगे कि किस प्रकार के इसमें रामलीला रहती है। तो देखो, मैंने रामलीला देखी है। रामलीला का मंचन लगभग 1000 जगह होता है। सभी लोग बड़े चाव से देखने जाते हैं। इस गतिविधि के लिए विद्यार्थी रामायण की किसी घटना या प्रसंग का चुनाव मंचन के लिए कर सकते हैं। यह चुनाव उनकी पसंद और उपलब्ध साधनों में मंचन की व्यवस्था को देखकर किया जा सकता है। रामायण से कुछ घटनाएं उदाहरण स्वरूप नीचे दी गई है, इनका मंच किया जा सकता है। तो किस तरह के से रामायणों के कुछ कुछ प्रसंग इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से वो रामलीला क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो हमें हमारे कक्षा में प्रश्न है कि क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में क्या करना है, प्रस्तुत करना है। कौन सी भी रामायण आपको पता है तो रामायण की कौन सी भी एक कथा लो और उसको क्या करना है, उस कहानी को हमें प्रस्तुत करना है। तो इसके रामलीला में जो कौन कौन क्या रामलीला में क्या क्या दिखाया जाता है वो हम पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे। पहला है श्री राम जन्म का मंचन। दूसरा, श्री राम को वनवास घटन का मंचन। तीसरा, सीता माता का हरण का मंचन। चौथा, ताड़का वध का मंचन। शबरी के झूठे वीर खाने का मंचन। भरत मिलाप का मंचन। हनुमान जी का संजीवनी लाने का मंचन। रावण वध का मंचन। यानी जो बहुत ही प्रसिद्ध है इसमें से, मतलब राम जन्म है, वनवास की जो घटना है, उसके बाद सीता मैया का अपहरण है, उसके बाद ताड़का वध, शबरी के झूठे बेर खाने का, फिर भरत मिलाप यानी राम और भरत का मिलाप, हनुमान जी का जब वो संजीवनी लेने जाता है तब की घटना हो, या लास्ट में रावण का अंत या वध। तो किस प्रकार किया जाता है, इसी कौन से भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से की हम एक कहानी ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ये एक कविता है, लेकिन इस कविता में रामायण की कथा के कुछ शब्द की या कुछ
कहानी इसमें बताई गई है। तो वो कौन कौन से है, क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा है। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र है? कि ये एक कविता है, लेकिन इस कविता में एक कथा छिपी हुई है। तो वो कौन सी कथा छिपी है और वो कौन से नाम है? ये जो नाम है वो किस कथा से है? तो ये तीनों नाम महान ग्रंथ रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र है। किसके पात्र है ये? रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र है। कौन कौन से नाम? राम, कौशल्या और ताड़का। राम वो बच्चा जो है, जो राम बनना चाहता है और फिर बोलता है कि वो मैं तुम्हें, अपनी माँ को बोलता है मैं तुम्हें कौशल्या बनाऊंगा, और वो ताड़का का वध करना चाहता है। तो ये तीनों जो पात्र है वो रामायण के हैं। प्रश्न दूसरा देखो, यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? कथा से ये संबंध है कि देखो, बच्चा तो राम बनना चाहता है, लेकिन वनवास भी जाएगा, लेकिन क्या है कि वो बोलता है कि मगर मैं तुम्हारे बिना में कैसा रह सकता हूँ। लेकिन राम जी तो 14 वर्ष के वनवास में चले गए थे, लेकिन बच्चा जो है वो अपने माँ के पास ही रहना चाहता है। तो देखिए उत्तर कैसा होगा। कथा में श्री राम जी को अपनी माता कौशल्या को छोड़कर 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा था, लेकिन इस कविता में बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है। उनके पास रहकर ही अपनी माता को श्री राम जी की तरह सम्मान और स्नेह देना चाहता है। जैसा कि मैंने बताया, राम तो बनना चाहता है बच्चा, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर नहीं रह सकता। दूसरा प्रश्न, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। दूसरी पंक्ति है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो इस प्रकार का के कुछ मतलब जो संदर्भ आए हैं, कथा के कुछ संदर्भ आए हैं इस कविता में। तो ये किस प्रकार से है? तो पहला जो है, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो पहले जमाने में रामायण की कथा में है कि रामायण की कथा में राक्षस, असुर, ऋषि मुनियों की तपस्या को अक्सर भंग दिया करते थे। जो राक्षस थे वो क्या करते थे? असुर राक्षस में असुर ऋषि और मुनियों को जब वो तपस्या कर रहे होते थे, कोई यज्ञ कर रहे होते थे, तो वो उनको परेशान करते थे। परेशानी उनको बहुत झेलनी पड़ती थी, और उनका जो यज्ञ होता था वो भंग कर दिए थे। उनका बहुत सी तकलीफ वो पहुंचाते थे, तो उन्हें जान माल का नुकसान पहुंचाते थे। कथा के अनुसार श्री राम जी ने उन राक्षसों को मारा और भगा दिया। मतलब श्री राम जो है वो उन्होंने क्या किया था? ऐसे परेशान करने वालों को, राक्षसों को या असुरों को उन्होंने मार भगाया था। उसी तरह से वो बच्चा बोलता है कि जिस तरीके से श्री राम भगवान ने उन राक्षसों को भगाया था, असुरों को मारा था, उसी प्रकार मैं क्या करने वाला हूँ मैं, माँ, कि ये उसी प्रकार से मैं राक्षसों को मारने वाला हूँ, और मुझे इसीलिए राम बनना है, राम जैसा बनना है। और उसी प्रकार क्या करता है? वो खिलौना चुनता है। दूसरा है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। दूसरी जो पंक्ति है वो क्या है? रामायण की कथा में श्री राम जी को माता कैकेयी के उकसाने से अपने माता पिता के कहने पर 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था, और वे खुशी खुशी वन को चले गए थे। जैसे कि रामायण में बताया गया है कि श्री राम जो है वो उनकी जो माता थी दूसरी, कैकेयी, उनके कहने पे वो खुशी खुशी वन चले गए थे। और मतलब उन्होंने उनके माँ और पिता ने भी उनको जाने के लिए कहा था, तो वो हंसते हंसते वनवास पे चले गए थे। तो बच्चा भी कहता है कि जिस प्रकार श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, खुशी खुशी हंसी हंसी, वैसे भी मैं, अगर तुमने कहा मुझे वनवास जाने के लिए, तो मैं क्या हूँ? तैयार हूँ। हंसते हंसते मैं क्या करूँगा? वन में जाऊँगा। अगर तुमने कहा तो मैं वन में जाने के लिए तैयार हूँ। जिस प्रकार से भगवान श्री राम खुशी खुशी 14
वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। इसी प्रकार वो हर बात पर श्री राम जी का आदर्श रखना चाहता है। और वो कहता है कि उसी प्रकार जैसे कि श्री राम ने किया था, जो वन में गए थे, राक्षसों को मारा था, उसी प्रकार से मैं सब करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से बच्चा क्या करता है कि अपना राम के प्रति मतलब जो उसका वो राम बनने का सपना है वो पूरा करना चाहता है। और इसीलिए उसने क्या किया है, वो खिलौना लिया है, धनुष्य बाण। तो उससे वो कहता है अपनी माँ को, मैं दुष्टों को भगाकर श्री राम की तरह कार्य करना चाहता हूँ। तो बच्चों, आपको ये कैसी कविता कैसी लगी? और आपको क्या करना है, अभी ये कविता के जो प्रश्न उत्तर है वो अपनी कॉपी में लिखना है और उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर। और ये छोटी सी कविता है, बहुत ही अच्छी है, खिलौने की कविता है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही सिंपल सी है। इसमें एक छोटा बच्चा है और सभी बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है। वो क्या करता है, कौन सा खिलौना लेता है, ये सब बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई और आज भी बताई है। तो आज के वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन आंसर है। पिछले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और उसमें से कुछ पंक्तियाँ है, उसके जो शब्दों के अर्थ है वो आज इस वीडियो में मैंने आपको दिए हैं। वो लिखो आप और फिर इसे एक बार पढ़ो, इस कविता को दोहराओ, क्वेश्चन आंसर भी आप उसके लिखो और फिर एक बार उसे दोहराओ। बड़े ही सुंदर प्यारी कविता है खिलौने वाला, तो इसे आप ज़रूर पढ़ेगा और फिर क्या करो, इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करो। इसके ऊपर फिर आपको एक टेस्ट आने वाला है, उसकी तैयारी आप